क्वेश्चन के ग्राफ यूनिट 7.2 क्वेश्चन नंबर 13। आपको इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ नज़र आएगी जिससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आई कि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फोर्स और एक्सटेंशन, ये लोड है, ये एक्सटेंशन ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर कह रहे हैं पी इज़ द इलास्टिक लिमिट। पी हमें नज़र भी आ रहा है इलास्टिक पी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन गौर कीजिएगा यही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और यही इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, कह रहे हैं इस इलास्टिक लिमिट के बाद ऑब्वियसली प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाएगा और जब प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाएगा तो कह रहे हैं इस प्लास्टिक रीजन में वर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब, तो शेडेड एरिया उन्होंने खुद शो किया है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का वर्क कैलकुलेट करना है। तो हम आपको ये वाली बात सिखा चुके हैं कि कभी भी वर्क कैलकुलेट करना हो, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना हो, तो हमेशा एक्सटेंशन वाली एक्सिस की तरफ और ग्राफ के दरमियान जो भी कर्व होगा उस कर्व से लेकर एक्सटेंशन एक्सिस तक का एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे। तो दिस एरिया अंडर द कर्व एक्चुअली इट विल शो द वर्क, और ये वर्क किस चीज़ को शो कर रहा है सर? ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को शो कर रहा है क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट देयर इज़ प्लास्टिक रीजन, सो दिस वर्क डन इज़ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वर्क। क्वेश्चन नंबर 14 में स्ट्रेन एनर्जी और वर्क डन इन दोनों को लेकर जो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई है जिसमें ग्राफ की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 14 मैंने एज अ रेफरेंस यूज़ किया है, तो आप उसमें ये क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ये ग्राफ है, ठीक है जी, और दोनों, ये ग्राफ स्टील का है और दूसरा ग्राफ जो है ब्रास के लिए है। ठीक है, तो यंग मॉडुलस इज़ लेस देन, काम की बात है, यंग मॉडुलस इज़ लेस देन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। ब्रास का यंग मॉडुलस कम है, ब्रास का यंग मॉडुलस कम है और स्टील का यंग मॉडुलस ज़्यादा है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ज़रा याद कीजिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। इस फार्मूले में मैंने लिखा फोर्स पर यूनिट एरिया एंड एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। ठीक, और इसमें मैं ये वाली चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दिस फैक्टर। ये फैक्टर किस चीज़ को शो कर रहा है सर? ये फैक्टर शो कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट को। ठीक है ना, अब ये फैक्टर शो कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट को। अब ये इक्वेशन हमें साफ शो करा रही है कि जो यंग मॉडुलस है, ये यंग मॉडुलस स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये बात भी आपको याद होगी कि अगर मैं फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाऊं तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। तो इसमें भी ये वाली बात याद रखिएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, ठीक है जनाब, इन दोनों का जो ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट किस चीज़ को शो कर रहा है? यंग मॉडुलस को शो कर रहा है। ठीक है ना, और इस यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है ना, वो स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह से डील कीजिएगा। तो याद रखिएगा, जिसका यंग मॉडुलस कम है, यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास इज़ लेस, ब्रास का यंग मॉडुलस कम है तो ब्रास का स्प्रिंग कांस्टेंट भी कम होगा और इसका ग्रेडियंट भी कम होगा। ठीक है ना, ग्रेडियंट भी कम होगा। ठीक, और क्योंकि लिखा हुआ है दोनों ओबे कर रहे हैं हुक्स लॉ को, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ चलेगा। ठीक है जनाब, तो जहाँ जहाँ कर्व आ रहे हैं, कर्व की तो बात ही ना करें, सिर्फ सी और बी और डी में से फ़र्क करना है। तो बी और डी में याद रखिए, जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है, स्टील का यंग मॉडुलस ज़्यादा है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी ज़्यादा है, तो इसके ग्राफ का ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है जनाब, तो इसको बिल्कुल स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह डील कीजिएगा इस क्वेश्चन में, ताकि ग्राफ में फ़र्क कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर एक स्प्रिंग है, इस पर पहले वेट डाल के लोड किया, फिर हटा लिया। ठीक है जनाब, कह रहे हैं द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये जब उस ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ गया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुई है। द स्प्रिंग इज़ देन लोडेड विद हेवियर लोड, व्हेन द लोड्स आर रिमूव द स्प्रिंग इज़ लॉन्गर देन। अब वो लॉन्गर देन हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई। तो बताइए इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सर, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में शुरू में इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, आखिर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है सेकंड पार्ट में, इसलिए 16 का आंसर बेटा ए हो जाएगा। 16 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान सा लग रहा है। कह रहे हैं जनाब बताइए कौन सा पॉइंट है जहाँ के पर स्टॉप ओबेइंग हुक्स लॉ, उसके बाद हुक्स लॉ ख़राब होना शुरू हो गया। तो साफ नज़र आ रहा है सर, ए तक स्ट्रेट लाइन है,
ए तक स्ट्रेट लाइन है, ए तक हुक्स लॉ है, ए के बाद जो है हुक्स लॉ ने मतलब स्प्रिंग ने या ऑब्जेक्ट ने हुक्स लॉ को ओबे करना छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ है और फोर्स और एक्सटेंशन के ग्राफ में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द बिहेवियर बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के दरमियान क्या बिहेवियर है। ठीक है जनाब, तो गौर कीजिएगा, ये जो पॉइंट एक्स है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और वाई के बारे में इन्होंने कोई नहीं बताया कि जनाब ये पहुंच चुका है इलास्टिक लिमिट पर या नहीं। ठीक, व्हेन द सैम्पल कॉन्टैक्ट इट फॉलोज द सेम फोर्स एक्सटेंशन कर्व, यानी जब आप इसको अनलोड कर रहे हो, ठीक है जनाब, जब आप इसे अनलोड कर रहे हो तो अनलोड करने पर भी सेम ग्राफ को वो फॉलो कर रहे हैं। अगर वो सेम ग्राफ को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो बिहेवियर है एक्स से वाई, ठीक है ना, ये जो एक्स से लेके वाई तक का बिहेवियर है ये ओनली इलास्टिक है, इसके अंदर प्लास्टिक वाली कोई बात नहीं है, ओनली इलास्टिक है, इलास्टिक है बट नॉट प्लास्टिक। ठीक है जनाब, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग का ग्राफ अगर सेम हो तो ये इलास्टिक बिहेवियर होता है। उसके बाद आ रही है जनाब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना है और स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना है कहाँ से कहाँ तक, तो ज़रा क्वेश्चन पढ़िए ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। एक केबल है, उसके ऊपर वेट इतना था और 47 mm के दिस वेट कॉजेज इतना एक्सटेंशन, तो 47 तक एक्सटेंशन हो गया। और लॉरी क्रॉसिंग द ब्रिज और फोर्स इसके ऊपर इतनी बढ़ गई और फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो इन्होंने शो करके दिखा दिया। व्हाट इज़ द इंक्रीज़, खाली इंक्रीज़ पूछ रहा है। अगर बेटा वो खाली इंक्रीज़ पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ इतने शेडेड एरिए को कैलकुलेट करना है। अगर आप इतने शेडेड एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे आराम से एरिया आ जाएगा। ये वाला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला फार्मूला लगाइए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाले फार्मूले से इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। इसके अंदर मैंने कैलकुलेशन आपके सामने लिख दी है। एक सम ऑफ पैरेलल साइड में 19.3 लीजिएगा, दूसरी पैरेलल साइड में 23.3 लीजिएगा, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, एक दफ़ा लिख दिया। 47 से 57 तक का डिस्टेंस 10 mm है, ये मिलीमीटर का नंबर लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो 21 एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नज़र आ जाएगी जब आप पहले इसको तरीके से पढ़िए। कह रहे कि एक रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच किया और रिलैक्स किया और उन्होंने फिर ये ग्राफ आपके सामने बनाया हुआ है। कह रहे हैं जब फोर्स इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो कर्व जो है OPQ पे जा रहा है और जब फोर्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं तो कर्व वापस आ रहा है QRO पर। ठीक है, अब इन्होंने मुख्तलिफ़ एरियाज़ को लेबल किया हुआ है और बताया हुआ है कि एक्स एक्सेस के ऊपर एक्सटेंशन है वगैरह वगैरह। कह रहे विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो अब ज़रा मसला सुनिएगा। मसला ये है कि ये वाला जो एरिया एक्स होता है, इस एरिया एक्स को हम लोग कहते हैं कि जब आप स्प्रिंग को या रबर बैंड को अनलोड करोगे तो जो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है ना और हमें रिकवर नहीं होती, ठीक है जनाब, ये एरिया एक्स इस चीज़ को शो करता है। ठीक, तो जैसे मैंने देखा है एरिया एक्स है और हीट नज़र आ रही है तो मुझे तो लगा कि इसका आंसर ए ही है, क्योंकि एरिया एक्स वो एरिया है जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, बी में आए, एरिया एक्स एरिया वाई इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द बैंड टू एक्सटेंशन ई। जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो जो टोटल वर्क होता है, ठीक है जनाब, जो टोटल वर्क होता है और ये वर्क के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है, वो वर्क और जो कम से कम एनर्जी चाहिए स्ट्रेच करने के लिए, इट विल बी एरिया एक्स एंड वाई। तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही आंसर हैं, ए भी और बी भी। ठीक है जनाब, सी और डी तो बहुत ही दूर की बात है, तो सी और डी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप देखिएगा, तवज्जो के साथ गौर करेंगे तो ए और बी में कन्फ्यूजन आ जाएगी, लेकिन आंसर तो एक होगा ना, दो थोड़ी हो सकते हैं आंसर। तो एक में कोई ख़राबी होगी। अब ख़राबी क्या की हुई है, तो ख़राबी ये की हुई है कि देखिए जब आप रबर बैंड को अनलोड करोगे तो स्प्रिंग या रबर बैंड वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आ रहा होगा, यानी कंप्रेस हो रहा होगा, वापस आ रहा होगा। तो उस टाइम के ऊपर जो एनर्जी लूज़ होती है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू थर्मल। इसके अंदर कह रहे हैं एरिया एक्स इज़ द एनर्जी विच हीट्स द बैंड एज इट स्ट्रेचेज। प्रॉब्लम है स्ट्रेच करने में कोई हीटिंग नहीं होती जनाब, स्ट्रेच करने में कोई हीटिंग नहीं होती। जब आप स्ट्रेच करेंगे कोई हीटिंग नहीं होगी, जब आप उसको अनलोड करेंगे तो हीटिंग होगी। इसलिए स्ट्रेच करके इन्होंने ऑप्शन ए को ख़राब कर दिया
इसलिए अब इसका आंसर ओनली बी बाकी बचा है। वरना अगर ये स्ट्रेच के बजाय ये कहते हैं ना कि हम अनलोड कर रहे हैं स्प्रिंग को, रबर बैंड को रिलैक्स कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, अब बताइए एरिया एक्स, तो तब तो एरिया एक्स जो होता है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेच कर रहा है स्प्रिंग को, तो स्ट्रेच करने में तो हीटिंग नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 20 में वाकई इशू है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं जनाब कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के लिए फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ उन्होंने कंप्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है। और क्वेश्चन ये है कि जब स्प्रिंग 4 सेंटीमीटर कंप्रेस होता है तो कंप्रेशन पे जाना है 4 सेंटीमीटर पे, और 4 सेंटीमीटर के कंप्रेशन पे जाके जब आप फोर्स पर आते हो तो ये फोर्स बन जाती है जनाब 8 न्यूटन। तो फोर्स भी पता है, कंप्रेशन भी पता है, ठीक है जनाब। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो बड़ा आराम से आंसर ए आ जाता है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी। 4 सेंटीमीटर कंप्रेशन और फोर्स लीजिएगा 8 न्यूटन, तो रिज़ल्ट आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन नंबर 22 में हमने मालूम करनी है एनर्जी, क्योंकि सारी की सारी बात कर रहा है एनर्जी के रिलेशन की, तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास के नहीं है, तो पहले तो मैं दोनों का के निकालना चाहता हूँ। तो पहले जनाब स्प्रिंग के निकालना चाह रहा हूँ कांस्टेंट एक्स के लिए, ठीक। और स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। फोर्स और एक्सटेंशन को आप डिवाइड करते हो तो रिजल्ट आ जाता है 2। और इसी तरह स्प्रिंग वाई के लिए बात करूं तो फोर्स 80 और उस पर एक्सटेंशन 5 है, तो रेशो आ जाता है 16, ठीक है जनाब। और साफ नज़र आ रहा है कि स्प्रिंग वाई का जो कांस्टेंट है वो स्प्रिंग एक्स के कांस्टेंट से 8 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है ना। बड़ा आसान सा रिलेशन है, 2 और 16 है। तो x वाले स्प्रिंग से 8 टाइम करूँगा तो y वाला स्प्रिंग का कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक। एक बात होगी। दूसरी बात ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पर कि हाफ कांस्टेंट है, और अगर हम क्वेश्चन के ए पार्ट को स्टडी कर रहे हो सेम एक्सटेंशन, तो सेम एक्सटेंशन का मतलब x भी दोनों के लिए अगर मैं सेम कर लूँ तो एनर्जी जो है वो k के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एनर्जी k के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो रिलेशन स्प्रिंग कांस्टेंट का होगा वही रिलेशन एनर्जी का भी होगा। तो एनर्जी इन y इज़ इक्वल टू 8 टाइम्स एनर्जी ऑफ x। पर ऐसा जब होगा जब हम बात कर रहे होंगे सेम एक्सटेंशन के लिए। तो गौर कीजिएगा, सेम एक्सटेंशन के लिए y की एनर्जी 4 टाइम है, 4 टाइम तो नहीं है जनाब। अच्छा सेकंड में आए, सेम एक्सटेंशन के लिए y की एनर्जी 8 टाइम्स है। जी बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। सेम एक्सटेंशन, y की एनर्जी 8 टाइम एनर्जी ऑफ x है। तो पहले बेटा k की वैल्यू निकाल ले, k की वैल्यू से पता चल जाएगा x और y स्प्रिंग में क्या कनेक्शन है। और फिर एनर्जी का रिलेशन देखिए, k के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो रिलेशन स्प्रिंग कांस्टेंट का होगा सेम रिलेशन एनर्जी के लिए भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कैलकुलेशन बड़ी है, वर्क कैलकुलेट करना है, इसका मतलब एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। इस रेक्टेंगल के एरिया में देखिए ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक जा रहा है, तो 9 मिलीमीटर तो एक्स एक्सिस के ऊपर है और वाई एक्सिस के ऊपर 200 आ रहा है। और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट लोगे तो इट विल गिव यू 1.8 जूल, ठीक। ये पहला एरिया हो गया। उसके बाद मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहा हूँ। ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ, इसकी बेस वही 9 mm होगी, पर इसकी जो हाइट होगी वो 200 से 250 यानी 50 न्यूटन है, ठीक है ना। उसको भी अभी कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिखता हूँ। तीसरा एरिया ये वाला होगा हाफ, उसकी बेस 1 mm की है, तो 1 mm की बेस है और इसकी जो हाइट है वो 200 तक पे जा रही है। तो जब आप इस वाले ट्रायंगल को भी सॉल्व करोगे तो इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करके रिज़ल्ट आएगा 0.1 जूल, और इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करोगे तो रिज़ल्ट आएगा 0.225 जूल। और अब सबको आप ऐड कर लोगे तो आराम से रिज़ल्ट ए आ जाता है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जनाब। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे 2017 के पेपर का। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। एनर्जी के लिए फार्मूला होता है हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन या कंप्रेशन।
यहाँ पे फोर्स है 120 किलो न्यूटन और इसमें कंप्रेशन हो रहा है 0.25 मिलीमीटर का। कैलकुलेटर चलाएं, आराम से रिज़ल्ट ये आ जाता है। तो 2017 तक मैंने 7.2 के बेटा आपको सारे क्वेश्चन भेज दिए। इसको बेटा देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।